फ्रॉड ये काफ़ी बड़ा वर्ड है। कुछ फ्रॉड बड़े होते हैं, कुछ फ्रॉड छोटे होते हैं, कुछ फ्रॉड बाहर आते हैं और कुछ फ्रॉड तो बाहर भी नहीं आते। चलो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि बेनफोर्ड लॉ यूज़ करके, एक्सेल यूज़ करके कैसे फ्रॉड को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बेनफोर्ड लॉ आखिर में होता क्या है। ये समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। तो हुआ ये कि कुछ साल पहले इंग्लैंड में एक प्रोफेसर था। उस प्रोफेसर ने सारे स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी। असाइनमेंट ये थी कि उनको एक वेल बैलेंस्ड कॉइन लेना था। उस कॉइन को 200 बार फ्लिप करना था, यानी 200 बार टॉस करनी थी। उनके जो भी रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स उनको एक पेपर में लिख के 2 दिन के अंदर सबमिट करनी थी। 2 दिन के बाद सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने असाइनमेंट सबमिट किए। प्रोफेसर ने सारे शीट्स चेक किए और उसमें से 3 शीट्स बाहर निकाले। प्रोफेसर ने उन तीनों स्टूडेंट्स को खड़े किए और पूछा कि वो लोग ने ये रिजल्ट्स को फेक क्यों किया है। वो 3 स्टूडेंट्स ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन प्रोफेसर के बार बार पूछने के बाद वो लोग ने सच बता ही दिया कि वो लोग ने रिजल्ट्स को फेक किया था, झूठ मूठ का आंसर लिखा था। वो लोग ने असाइनमेंट को परफॉर्म ही नहीं किया था। वो स्टूडेंट्स सर को पूछने लगे कि सर को पता कैसे चला कि वो लोग ने रिजल्ट्स फेक किया है। तब प्रोफेसर ने ये कहा कि वो लोग ने जहाँ से ये सब सीखा है उसका प्रिंसिपल आज भी मेरे से ट्यूशन लेता है। नहीं, वो प्रोफेसर सलमान खान नहीं था। मैं तो एवे ही स्टोरी में मसाला डाल रहा था। सच तो ये है कि वो स्टूडेंट्स को एक स्टैटिस्टिकल ट्रूथ के बारे में नहीं पता था। जब आप एक वेल बैलेंस्ड कॉइन को 200 बार फ्लिप करते हो तो उसमें एटलीस्ट एक बार 6 कंटिन्यूस हेड्स या 6 कंटिन्यूस टेल्स आएगा ही आएगा। ये सीक्वेंस आपको कभी भी आ सकता है, शुरुआत में, एंड में, कभी भी, बट इस 200 बार के रेंज में आएगा ही आएगा। इस तरह प्रोफेसर को पता चला कि वो स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट्स फेक किया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद एक बार ट्राई कर सकते हो या फिर गूगल ही कर लो। बेनफोर्ड लॉ कुछ इसी प्रकार है। बेनफोर्ड लॉ की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। 1881 में सिमोन न्यूकॉम्ब नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने ये नोटिस किया था कि उनके लॉग बुक के कुछ पन्ने ज़्यादा यूज़ करने से डार्क हो गए थे और कुछ पन्ने नए के नए ही रह गए थे। काफ़ी सारे रिसर्च के बाद उनका ये मानना था कि 1 से 9 तक के नंबर्स में कुछ नंबर्स ज़्यादा रिपीट होते हैं और कुछ नंबर्स कम रिपीट होते हैं। उसके कुछ साल बाद फ्रैंक बेनफोर्ड ने 1938 में यही थियोरी को आगे ले गए। बेनफोर्ड लॉ का लॉजिक कुछ इस तरह से है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि कौन सा भी रैंडम नंबर का फर्स्ट डिजिट 1 से चालू होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, आप तो यही सोचेंगे कि कौन सा भी रैंडम नंबर का स्टार्ट वाला डिजिट 1 से 9 के बीच ही होगा और इन सारे डिजिट्स का तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन अपना बेनफोर्ड जी ने काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च में उन्होंने यूएस की पॉपुलेशन, अकाउंटिंग एंट्रीज, बुक्स का पेज नंबर्स, डेथ रेट्स और बहुत सारे चीज़ें कंसिडर किया और उन्होंने ये नोटिस किया कि कौन सा भी रैंडम नंबर, नेचुरली ऑकरिंग रैंडम नंबर 1 से चालू होने का प्रोबेबिलिटी 11.11% नहीं बल्कि 30% जितनी हाई है और कौन सा भी रैंडम नंबर 9 से चालू होने की प्रोबेबिलिटी 4.5% जितनी लो है। बेनफोर्ड लॉ एक कॉस्मिक लॉ है और नेचुरली ऑकरिंग नंबर्स में वो हमेशा काम करती है। बेनफोर्ड लॉ फॉरेंसिक ऑडिटिंग में काफ़ी वाइडली यूज़ किया हुआ टूल है। जब मुझे
पहली बार बेनफोर्ड्स लॉ के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि अरे ये क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर भी मुझे एक बार जस्ट ट्राई करना था, तो मैंने मेरे कुछ क्लाइंट्स के पिछले 4 साल के डेटा निकाले और सब में बेनफोर्ड्स लॉ यूज़ किया एक्सेल में। मैंने ये देखा कि उन सारे डेटा में जो भी नंबर्स है वो बेनफोर्ड्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से एकदम मैच करती है। मैं तो शॉक हो गया और इसके बाद हर एक ऑडिट में मैंने बेनफोर्ड्स लॉ यूज़ किया है। एक चीज़ याद रखना कि बेनफोर्ड्स लॉ सिर्फ नेचुरली ऑकरिंग नंबर्स में यूज़ होता है। असाइंड नंबर्स जैसे फ़ोन नंबर्स, जिप कोड्स, मिनिमम या मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जहाँ पे लिमिट है, एटीएम विड्रॉवल्स, यहाँ पे काम नहीं करती। रिसेंटली मैंने बेनफोर्ड्स लॉ यूज़ करके एक फ्रॉड पकड़ा, तो चलिए देखते हैं मैंने वो कैसे किया। अभी यहाँ तक आ ही गए हो तो नीचे वो सब्सक्राइब बटन भी दबा लेना, हम जैसे गरीब लोगों की भी सहायता कर लो। चलिए हम ये देखते हैं कि बेनफोर्ड्स लॉ एक्सेल में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। ये मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल है जहाँ मैंने फ्रॉड को अनकवर किया था। ये डेटा एक स्टॉक रिपोर्ट है एक कंपनी की जो लार्ज स्केल में फ्लावर्स यानी फूल को सेल करते हैं। इस डेटा में स्टॉक के आइटम का नाम, आइटम कॉस्ट और टोटल कॉस्ट वैल्यू दिया है। पहला स्टेप ये है कि हमको कॉस्ट के फिगर्स में से जो फर्स्ट नंबर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको बाहर निकालना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट फार्मूला को, इक्वल टू लेफ़्ट कॉमा 1 क्लोज ब्रैकेट, और इसी फार्मूला को हम नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 2, अब हम 1 to 9 डिजिट्स को काउंट करेंगे, यानी पूरे डेटा सेट में जो कॉस्ट है वो फिगर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से 9 तक उसको काउंट करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंटफ फंक्शन, इक्वल टू काउंटफ, पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, F4 बटन यूज़ करके रेंज को फ्रीज करना है, कॉमा डिजिट क्लोज ब्रैकेट एंटर। अभी यही फॉर्मूला को नीचे तक पेस्ट करना है। अब हम ये पूरे काउंट का सम निकालेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम हर एक डिजिट का काउंट उसका टोटल से डिवाइड करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे। आप यही परसेंटेजेस को बेनफोर्ड्स लॉ के एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करेंगे। बेनफोर्ड्स लॉ के एक्सपेक्टेशंस आपको लिंक में दिए गए PDF से टाइप कर सकते हैं या फिर log 10 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ log 10 का फॉर्मूला यूज़ किया है, इक्वल टू log 10 ओपन ब्रैकेट्स 1 + 1 डिवाइड बाय जो डिजिट का सेल है उसको चूज़ करना है, ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर। यही फॉर्मूला को नीचे तक पेस्ट करना है। वेरिएंस कॉलम में हमें जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेशियो मिला है उसका डिफरेंस निकालेंगे। जनरली वेरिएंस 2 to 3% के ऊपर नहीं होना चाहिए। कौन से डिजिट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है ये आप Z-Test से भी पता लगा सकते हो। Z-Test का ये फॉर्मूला आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए PDF से भी देख सकते हो, या फिर आप एक्सेल का ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ये फॉर्मूला भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिया हुआ है। अगर आपको Z-Test का रिज़ल्ट 7 से ऊपर आया तो आपको ये समझना है कि आपको वो डिजिट पे और इन्वेस्टिगेट करना है। बस एक चीज़ याद रखना कि Z-Test में कभी कभी पावर इश्यूज़ का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी अगर आपका डेटा
बहुत ज़्यादा है तो जेड टेस्ट नहीं काम करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फिगर्स है उनको एक चार्ट से कंपेयर करेंगे। इसके लिए हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट मेन्यू में जाकर चार्ट्स में कॉम्बो चार्ट्स इंसर्ट करेंगे। ये चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। जो येलो लाइन में दिख रहा है वो बेनफोर्ड्स लॉ का एक्सपेक्टेशन है और जो ब्लू बॉक्स में दिख रहा है वो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। आप ये नोटिस करेंगे जो 8 नंबर की डिजिट है वो बेनफोर्ड्स लॉ का एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। ये चीज़ आप जेड टेस्ट में भी नोटिस कर सकते हो। 8 डिजिट का जेड टेस्ट 7 से ज़्यादा है। आप ये नोटिस करेंगे कि ये चार्ट में 8 डिजिट का नंबर बेनफोर्ड्स लॉ से ज़्यादा है और डिजिट्स 1, 2, 3 का कम। जहाँ ज़्यादा है उसको हम स्पाइक कहते हैं और जहाँ कम है उसको हम वैली कहते हैं। आइडियली हम स्पाइक को इन्वेस्टिगेट करेंगे, वैली को नहीं, क्योंकि स्पाइक से ही वैली क्रिएट होता है। ये केस मेरे साथ एक्चुअल में हुआ था। मैंने 8 डिजिट से चालू होने वाले सारे आइटम्स को फ़िल्टर किया और वो स्टॉक की फ़िज़िकल काउंटिंग किया। फ़िज़िकल स्टॉक के दौरान ये पाया गया था कि कुछ स्टॉक गायब थे और कुछ स्टॉक में काफ़ी सारे डिस्क्रिपेंसीज थे। जब हमने आगे इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि वहाँ के कैशियर और इन्वेंट्री मैनेजर ने साथ में मिलकर एक फ्रॉड कमिट किया। वो लोग कुछ रेगुलर कस्टमर्स को बिना बिल के आइटम्स बेच देते थे हैवी डिस्काउंट पे और जो भी कैश था वो अपने ही पॉकेट में डालते थे। बेनफोर्ड्स लॉ ये नहीं बताती कि वेरिएशन आने के बाद करना क्या है, बट हाँ ये ज़रूर बताती है कि दाल में कुछ काला है। अगर आपको बेनफोर्ड्स लॉ के बारे में और जानना है तो आप विकिपीडिया या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पीडीएफ्स को रेफ़र कर सकते हो। सो गाइस, आज का वीडियो इतना तक ही। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। हाँ, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तब तक के लिए धन्यवाद।